हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसमें हम इसके पार्ट जनरल अवेयरनेस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये जो आरआरबी ग्रुप डी है, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज का लेक्चर नंबर सेकंड है। मिशन है हमारा रेलवे पार। ये जो क्वेश्चन पेपर है आरआरबी ग्रुप डी 17 सितंबर 2018 का शिफ्ट थर्ड का ये क्वेश्चन पेपर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। Ram swim in 75-meter long pool. He covers 150 meter in 1 minute by swimming from one end to another and back along the same straight path. Find his average speed. यानी कि जो पुल की लंबाई दी गई है 75 मीटर और वह 1 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर तक तैर कर जाता है, उसकी औसत गति आपको बताना है। तो औसत जो गति होती है, एवरेज इस जो स्पीड होती है, एवरेज स्पीड बस टू क्या होगा, जो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी इसमें 150 मीटर और टोटल टाइम 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। यानी कि ये तो आ जाएगा 0.5 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड भी सेम क्वेश्चन है। इसमें टोटल डिस्टेंस दी गई है 176 मीटर और टोटल टाइम दिया गया है 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। तो यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 पॉइंट यहाँ से कितना आ जाएगा 5 2.93 2.93 मीटर पर सेकेंड यहाँ से आ जाएगा। तो थर्ड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। When a constant force act an object with a mass of 7 kg for a duration 3 seconds, it increase the object velocity from 3 meter per second to 8 meter per second. What is the magnitude of the applied force? यानी कि जब एक निरंतर बल तीन सेकंड, ये सेकंड हो जाएगा, 3 सेकंड की अवधि के लिए 7 किलोग्राम के द्रव्यमान के साथ एक वस्तु पर कार्य करता है, तो वह ऑब्जेक्ट जो है वेग को 3 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा जाता है, गति को बढ़ा देता है। तो लागू बल का परिमाण क्या होगा? तो फोर्स इक्वस टू होगा, बल इक्वस टू होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, एम इंटू ए। तो मास कितना दिया हुआ है 7 kg दिया गया है। और एक्सेलरेशन क्या होगा, वेग में परिवर्तन की दर यानी कि वेलोसिटी में चेंज कितना होगा 8 to 3 यानी कि 5 का चेंज होगा। और कितने टाइम में होगा 3 सेकेंड में होगा। तो इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, 35/3 यानी कि 11.66 ये आ जाएगा। 11.66 न्यूटन, फोर्स की यूनिट होगी न्यूटन। तो फोर्थ इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसी क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v इज गिवन बाय, यानी कि द्रव्यमान m दिया हुआ है और उसकी गति जो वेग है v के साथ चलती है, इसके द्वारा दिया जाता है। तो जब मोमेंटम होगा m इंटू वी, ये हो जाएगा का थर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। द काइनेटिक एनर्जी पोस्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज, यानी कि द्रव्यमान दिया हुआ है 20 किलोग्राम का और उस पर वस्तु 8 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग के साथ घूम रही है। वस्तु के पास गतिज ऊर्जा है। तो गतिज ऊर्जा आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो होता है हाफ mv²। हाफ mv² यानी कि हाफ द्रव्यमान यानी कि मास दिया हुआ है 20 kg और वेलोसिटी दी है 8 मीटर पर सेकेंड यानी कि 8 इंटू 8, 8 स्क्वायर है तो 8 इंटू 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 640, यानी कि जो एनर्जी होगी उसकी यूनिट होगी जूल, तो 640 जूल यानी कि सेकेंड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हेन एन एरो इज रिलीज्ड फ्रॉम इट्स वो इट्स एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम, यानी कि जब कोई तीर अपने धनुष से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा किस से बदलती है? तो जो ऊर्जा होती है पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित होती है, यानी कि जो
स्थितिज ऊर्जा होगी उसको ही संभावित ऊर्जा भी कहा जाता है। गतिज ऊर्जा को संभावित ऊर्जा में परिवर्तित करेगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी। तो सेकंड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ अ बल्ब यूज एनर्जी ऑफ 100 जूल एंड रिमेन्स ऑन फॉर 20 सेकेंड देन द पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इज, यानी कि यदि कोई बल्ब 100 जूल की ऊर्जा का उपयोग करता है और 20 सेकंड तक ऑन रहता है तो बल्ब द्वारा खपत की जाने वाली शक्ति क्या है? तो जो शक्ति होगी, पावर होगी, वो क्या होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि कार्य में परिवर्तन की दर को कहा गया है शक्ति। तो 100 जूल दिया गया है वर्क, और जो समय दिया हुआ है वो दिया है 20 सेकेंड, यानी कि 5 वाट जो होगी शक्ति होगी इसकी 5 वाट, यानी कि फोर्थ इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। द मैटर ऑफ सब्जेक्ट, द मैटर और सब्जेक्ट थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड, यानी कि एक विषय या विषय जिसके माध्यम से ध्वनि संचारित होती है उसे निम्न कहा जाता है। तो जो ट्रांसमिट होती है, कोई भी साउंड ट्रांसमिट होता है, उसके लिए एक मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि फर्स्ट इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ वेव कंप्लीट्स 20 वाइब्रेशंस इन 2.5 सेकेंड देन इट्स फ्रिक्वेंसी इज, यानी कि यदि एक लहर 2.45 सेकेंड में 20 कंपन करती है तो उसकी आवृत्ति है। तो आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होगा? तो फ्रिक्वेंसी को हम डिफाइन करें तो फ्रिक्वेंसी इक्वल टू होगा वाइब्रेशन पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में वो कितना वाइब्रेशन कर रहा है। तो 20 वाइब्रेशन कर रहा है कितने सेकंड में? 2.5 सेकंड में। तो ये लगभग आ जाएगा, अप्रोक्स आ जाएगा 8 हर्ट्ज, यानी कि फर्स्ट इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एन इंसुलेटर ऑफर्स रेसिस्टेंस, यानी कि एक इंसुलेटर होता है, प्रतिरोध कितना प्रदान करता है? तो जो इंसुलेटर होगा वो हाई रेजिस्टेंस प्रदान करेगा, क्योंकि उसमें से करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं होगा इंसुलेटर में से, तो ये ऊंचा यानी कि हाई रेजिस्टेंस को फ्लो करेगा। तो फोर्थ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, द फ्यूल यूज इन द न्यूक्लियर रिएक्टर इज, यानी कि परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है, तो कौन सा है? ईंधन जो है यूरेनियम है, यानी कि फोर्थ इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, द चेंज फॉर एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट इज नॉन एज, यानी कि तरल अवस्था से किसी वस्तु के परिवर्तन गैसीय अवस्था के रूप में जाना जाता है। अब ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो इसको आपको मैंने कई बार डिस्कस किया है। यदि आपने मेरी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर सीरीज चलती हैं उनको आपने देखा है तो मैंने आपके साथ कई बार इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो ये स्टेट है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, ये 3 स्टेट हैं और इसमें एक दूसरे से परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, किस नाम से बुलाया जाता है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं आज आपके साथ। देखिए ये जो फिगर है, सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो क्या होगा, उसको कहा जाएगा मेल्टिंग, लिक्विड से सॉलिड में आएंगे तो उसको कहा जाएगा फ्रीजिंग। अब ये क्वेश्चन जो पूछा गया है लिक्विड टू गैसियस स्टेट, इसको कहा जाता है इवेपोरेशन, या फिर इसी को कहा जाता है क्या, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट भी इसी को कहा जाता है और वेपराइजेशन भी इसी को कहा जाता है, लिक्विड टू सॉलिड। इससे क्वेश्चन बनते हैं, ये जो डायग्राम है इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। गैस से लिक्विड में आएंगे तो कंडेंसेशन, यदि गैस से हम सॉलिड में जाएंगे डायरेक्ट तो इसको डिपोजिशन कहेंगे, और सॉलिड से गैस में जाएंगे तो इसको सब्लिमेशन कहेंगे। और सब्लिमेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल क्या है, कपूर और नेप्थलीन, ये एक एग्जाम्पल है। फिर फोर्थ स्टेट है प्लाज्मा स्टेट, तो गैस से यदि प्लाज्मा में कन्वर्ट होगा तो इसको आयोनाइजेशन कहेंगे, और प्लाज्मा से गैस में कन्वर्ट होगा तो इसको डी आयोनाइजेशन कहेंगे। तो क्वेश्चन पूछा गया है लिक्विड टू गैसियस स्टेट में चेंज हुआ है तो इसको कहेंगे इवेपोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट या फिर वेपराइजेशन, यानी कि फोर्थ इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, बाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फोर्थ हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, डैश हैज द लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि किसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन संबंध है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको बताना है।
तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो जो पीरियडिक टेबल होगी उसमें यदि जो पीरियड है 7 पीरियड्स रहते हैं, उसमें यदि नीचे से ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, और साथ ही में हम लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे तो ये इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी। तो बात करें इसमें ऑर्डर किस तरीके से होगा, सबसे कम होगा लीस्ट जो होगा पारा का होगा, मर्क्यूरी का होगा Hg, उसके बाद किसका होगा, बोरॉन का होगा, फिर होगा नाइट्रोजन का, और फिर सबसे ज्यादा किसका होगा, ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो ऑक्सीजन का होगा। क्वेश्चन इससे भी बनता है, फ्लोरीन क्लोरीन इनसे भी क्वेश्चन बनता है, तो जो एफिनिटी है सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होगी किसमें, हेलोजन ग्रुप्स में। तो ये भी आपको याद रखना है। फर्स्ट इसका हो जाएगा, लीस्ट पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा पारा मर्क्यूरी, यानी कि फर्स्ट इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, यानी कि अणु बनाने वाले परमाणु की संख्या को कहा जाता है, तो इसको एटोमिसिटी कहा जाता है, यानी कि थर्ड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इंग्लिश ऑप्शंस को आप यूज करिएगा, इसमें आपको आसानी होगी आंसर टिक करने में। थर्ड हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द वैल्यू ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल्स टू, यानी कि केल्विन में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का मान बराबर होता है। तो मैंने एक और फॉर्मूला बताया है आपको, क्या है वो फॉर्मूला, C/5 इक्वल्स टू F-32/9 इक्वल्स टू क्या होगा, R/4, और इक्वल्स टू वो हो जाएगा K-273/5। इससे आपको किसी भी का रिलेशन निकालना है, किसी के भी साथ, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। अब केल्विन में निकालना है सेंटीग्रेड के साथ, तो C/5 इक्वल्स टू K-273/5, ये वाला आप ले लीजिए, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। C की वैल्यू दी गई है कितनी, 100, तो इसको 100 आप पुट कर दीजिए, और K का वैल्यू आ जाएगा क्या, 373 केल्विन। तो सेकंड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है। दोनों ही मैंने वो गैसियस स्टेट वाला बताया है और ये वाला बताया है, इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है। सेकंड हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन प्योर वाटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, यानी कि शुद्ध पानी में किसकी सांद्रता होगी, तो जो H+ आयन होंगे और OH- आयन होंगे वो इक्वल मात्रा में होंगे, यानी कि बराबर होंगे। तो सेकंड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, द वैलेंसी ऑफ मर्क्यूरस आयन इज, यानी कि पारा आयन की संयोजकता क्या होगी, तो इसकी संयोजकता होती है 1, यानी कि 1, यानी कि फर्स्ट इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉन्ज इज एन, तो ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य क्या होगी, एक मिश्र धातु है, अलॉय है, यानी कि फोर्थ इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और बात करें साथ ही में जो ब्रॉन्ज होगा वो किस किस का अलॉय है, किसका मिश्र धातु है, तो ये है टिन प्लस कॉपर, इसको आपको याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन बनता है कि जो ब्रॉन्ज है वो किसका अलॉय है, मिश्र धातु है, तो फोर्थ इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय मृदा धातु है, एक उदाहरण है, तो आपको बताना है सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज या मैग्नीशियम। एल्कलाई अर्थ मेटल या फिर बोले क्षारीय मृदा धातु, तो ये ग्रुप सेकंड को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें इस किसमें क्या हो जाएंगे, ये जो आपको याद होगा, बेटा मंगेकार, स्कूटर, बाप राशि, तो ये होंगे एल्कलाइड अर्थ मेटल। तो इसमें आपको ऑप्शंस को चूज करना है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सेकंड प्लेस पर है। फोर्थ हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, टेस इज द फर्स्ट मेटलॉइड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि कौन एक आधुनिक आवर्त सारणी में पहला मेटलॉइड है, तो कौन सा मेटलॉइड है, तो मेटलॉइड है, फर्स्ट मेटलॉइड है बोरॉन, यानी कि थर्ड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो जिगजैग में पाए जाते हैं वो है मेटलॉइड सारे, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, बोरोन सबसे पहले होगा, फर्स्ट मेटलॉइड इसको बोला जाता है। इसके इस तरफ सारे होंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स, ये लेफ्ट राइट साइड नॉन मेटल्स होंगे और लेफ्ट साइड क्या होंगे, मेटल्स होंगे, तो ये आपको याद रखना है, और ये हो जाएंगे मेटलॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग और नॉमेनक्लेचर वाज बाय, यानी कि वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण की प्रणाली द्वारा इसके द्वारा शुरू की गई थी, तो ये कार्ल लिनियस के द्वारा स्टार्ट किया गया था, यानी कि फर्स्ट इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्स ऑफ डैश एंड डैश
टिश्यूज आर लिविंग सेल्स, यानी कि ऊतक कोशिकाएं और जीवित कोशिकाएं क्या होती हैं, तो ये होती हैं पेरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा, यानी कि पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा होती है। तो सेकंड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, ड्यूरिंग द डेस प्रोसेस हीट एनर्जी इज फॉर्म्ड, यानी कि इस प्रक्रिया के दौरान ऊष्मा ऊर्जा बनती है, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में निकलती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, ऑप्शन से देखें तो इसको कहा जाएगा रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन, यानी कि थर्ड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द मंगलयान ऑन द रिवर्स ऑफ द इंडियन 2000 बैंक नोट डेपिसिट, यानी कि भारतीय 2000 बैंक नोट के चित्रण के विपरीत मंगलयान क्या करता है। तो जो मंगलयान है ये फर्स्ट इंडिया फर्स्ट वेंचर इन इंटरप्लेनेटरी स्पेस है, यानी कि स्पेस इंटरप्लेनेटरी स्पेस में भारत का पहला उद्यम है। तो फोर्थ इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 14th हॉकी वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इन 2018, यानी कि 14वें हॉकी विश्व कप 2018 में भारत के किस हिस्से में आयोजित किया गया था। तो जो 2018 का 14वां हॉकी विश्व कप हुआ था, 14th हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, ये कहाँ पर, इंडिया के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर, यहाँ पर आयोजित इसको किया गया था। तो सेकंड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और साथ ही में बात करें इसके विनर अप की, तो कौन था, बेल्जियम, बेल्जियम था फर्स्ट प्लेस पर। और किसको इसने हराया था, इसने हराया था किसको, नीदरलैंड को। तो रनर अप कौन था, नीदरलैंड, नीदरलैंड रन अप था। तो ये भी आपको याद रखना है, सेकंड हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे मेजर ध्यानचंद बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट इन इंडिया, यानी कि मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को भारत में किस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त, यानी कि 29 अगस्त के राष्ट्रीय खेल दिवस इनके बर्थडे के दिन मनाया जाता है। सेकंड हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द फेमस फुटबॉल प्लेयर मैराडोना बिलोंग्स टू विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज, यानी कि प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी मैराडोना निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं। तो ये है अर्जेंटीना से। तो फर्स्ट इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच प्लेयर ऑटोबायोग्राफी इज नेम्ड प्लेइंग इट माई वे, यानी कि किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे है। तो ये है किसकी आत्मकथा, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे, यानी कि फर्स्ट इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब जो सचिन तेंदुलकर की है ये तो हो गया प्लेइंग इट माई वे। अब कपिल देव की भी पूछ ली जाती है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट इनकी है। वीवीएस लक्ष्मण की भी कभी कभार पूछी जाती है, तो 281 एंड बियॉन्ड इनकी है। और राहुल द्रविड़ की कौन सी है, राहुल द्रविड़ की है द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट। साथ ही में बात करें एक सौरभ गांगुली की भी पूछी जाती है आत्मकथा, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। तो ये आत्मकथा आपको याद रखना है, और भी काफ़ी फेमस है, वो भी हम टाइम टू टाइम आपके साथ डिस्कस करते जाएंगे। फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज हॉनर्ड विद द इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ 2017 अवार्ड एट द 48th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, यानी कि 48वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में भारतीय फिल्म पर्सनालिटी ऑफ 2017 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मान दिया गया है अमिताभ बच्चन को, यानी कि सेकंड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आई डू व्हाट आई डू, यानी कि पब्लिश्ड इन 2017, यानी कि 2017 में प्रकाशित पुस्तक आई डू व्हाट आई डू के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक है कौन, रघुराम राजन, यानी कि फोर्थ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उस टाइम पर ये आरबीआई के गवर्नर हुआ करते थे। तो ये हो जाएगा इनका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा करेक्ट, द मेगा इवेंट ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट GES 2017 इन हैदराबाद वाज को होस्टेड बाय नीति आयोग, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति, यानी कि हैदराबाद में मेगा इवेंट ग्लोबल इंटरप्राइजेज समिट नीति आयोग द्वारा सह होस्ट किया गया है। इसमें नीति का पूर्ण रूप क्या है, तो नीति NITI, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका है फुल फॉर्म नीति आयोग का। इसके बारे में मैंने कई बार आपके साथ डिस्कस किया है, इसका फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी कंफ्यूजिंग फुल फॉर्म रहा है इसका, काफ़ी बार
इसको एग्जाम्स में पूछा गया है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ए हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब इसके बारे में हम बात करें तो इसका फॉर्मेशन का हुआ है 1 जनवरी 2015 में इसका फॉर्मेशन हुआ है, ये इसका गठन हुआ है। पहले ये प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था। अब बात करें इसके चेयरपर्सन कौन होंगे, तो जो भी सीएम हो, पीएम होंगे, इंडिया के प्राइम प्रधानमंत्री होंगे, वो इसके होंगे चेयरपर्सन। यानी कि अभी कौन है, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी इसके हैं कौन, चेयरपर्सन। साथ ही में बात करें वाइस चेयरमैन कौन होंगे, वाइस चेयरपर्सन कौन होंगे, तो ये है अभी प्रेजेंट टाइम पर राजीव कुमार। इनका नाम भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बनता है। और सीईओ कौन है, सीईओ ये है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत है सीईओ। इतना कुछ आपको नीति आयोग से रिलेटेड याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज चूजन एज एन एडवोकेसी एम्बेसडर ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, यानी कि HUL, स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत प्रोग्राम इन लाइन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्वच्छ भारत अभियान। यानी कि निम्न में से कौन एक वकालत हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के राजदूत के रूप में चुना गया है, जो कि स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत कार्यक्रम भारत सरकार के साथ लाइन में स्वच्छ भारत अभियान है। तो ये जो है ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया है, स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत का ये चुना गया है काजोल को। यानी कि थर्ड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, हु वाज कॉन्फर्ड विद द 2018 पद्मश्री अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क फ्रॉम महाराष्ट्र। यानी कि महाराष्ट्र के सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2018 पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम है क्या, संपत राम टिके। यानी कि डी फोर्थ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन सिलेक्टेड एज द हॉर्टिकल्चर एम्बेसडर ऑफ महाराष्ट्र। यानी कि निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र के बागवानी राजदूत के रूप में चुना गया है, तो ये किसको चुना गया है, अमिताभ बच्चन को। यानी कि सेकंड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, हु इज द यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज मार्च 2018। यानी कि मार्च 2018 तक भारत के केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, तो कौन है, राजनाथ सिंह। यानी कि थर्ड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। यानी कि वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है, तो वर्तमान में जिस टाइम पर ये एग्जाम हुआ था उस टाइम पर थे अरुण जेटली जी। तो उस टाइम पर अरुण जेटली जो थे वित्त मंत्री थे, तो सेकंड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और अभी प्रेजेंट के बारे में बात करें तो कौन है, निर्मला सीतारमन जी हैं कौन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ अगस्त 2018 हु इज द यूनियन HRD मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी कि अगस्त 2018 तक भारत के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, तो ये कौन थे, प्रकाश जावड़ेकर जी थे। यानी कि सेकंड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अभी हम करंट की बात करें, जो HRD मिनिस्टर हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं वो कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक। सेकंड हो जाएगा करेक्ट आंसर। करंट का भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम इंडिया कम्स फ्रॉम द, यानी कि तो इंडिया नाम है कहाँ से आया, भारत नहीं इंडिया ही होगा ये। इंडिया कम्स कहाँ से नाम आया है, तो ये इंडस रिवर से आया है, यानी कि सिंधु नदी से लिया गया है, इंडस से लिया गया है इंडिया। फर्स्ट इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गोल गुम्बज हैविंग द सेकंड लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन। यानी कि विश्व में दूसरा सबसे बड़ा गुम्बद वाला गोल गुम्बज कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, विजयपुर, विजयपुर में, विजयपुरा में स्थित है। यानी कि सेकंड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द सुंदरबंस टाइगर रिजर्व इज इन। यानी कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है पश्चिम बंगाल में स्थित, वेस्ट बंगाल में स्थित है सुंदरबन। डेल्टा भी आपने नाम सुना होगा। साथ ही में बात करें वेस्ट बंगाल का कैपिटल क्या है, कोलकाता। कोलकाता है इसका कैपिटल। आपको ये बताना है कि कोलकाता जो शहर है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, किस रिवर के किनारे बसा हुआ है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर ये क्वेश्चन का आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टैक्स इज अ कंजम्पशन टैक्स प्लेस्ड ऑन अ प्रोडक्ट व्हेनेवर वैल्यू इज एडेड एट ईच स्टेट ऑफ द सप्लाई चेन फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ
टू द पॉइंट ऑफ सेल, यानी कि एक उत्पाद पर रखा जाने वाला वो कर है जब भी आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण में उत्पादन से बिक्री के बिंदु तक मूल्य जोड़ा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? पैट। पैट इसको बोला जाता है। तो थर्ड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक व्हाट वाज इंडियाज जीडीपी एट द एंड ऑफ 2017, यानी कि विश्व बैंक के अनुसार 2017 के अंत में भारत की जीडीपी क्या थी? तो ये कितनी थी? 2.597 ट्रिलियन डॉलर, ये इंडिया की इकोनॉमी थी, यानी कि फोर्थ इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही में आप लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सोशल मीडिया हैंडल्स हैं हमारे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन नाम से। यहाँ पर आप हमको फॉलो करके वीडियो की पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।